ये 1956 की सर्दियों की बात है। द टाइम्स के संवाददाता डेविड होल्डन बहरीन पहुंचे। बहरीन उस समय तक ब्रिटेन के संरक्षण में ही था। भूगोल पढ़ा चुके होल्डन को इस पोस्टिंग का इंतजार था। जब वो वहां पहुंचे तो सारे अरब क्षेत्र में 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत का सम्राट बनाए जाने की सालगिरह मनाई जा रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस सम्मान समारोह गार्डन दरबार में शामिल होंगे। खाड़ी देशों में दुबई, अबू धाबी और ओमान जहां भी वो गए, उन्हें ब्रिटिश भारत के निशान दिखाई दिए। होल्डन ने लिखा कि विशालकाय ब्रिटिश राज का जो रुतबा था, उसकी अब भी हल्की झलक बरकरार है। उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ असंगत और पुरातनपंथी था। वक्त से उसका कोई तालमेल नहीं था। सभी नौकर बेयरर यानी संदेश वाहक थे। कपड़े धोने वाले को धोबी और वॉचमैन को चौकीदार कहा जाता था। रविवार को मेहमानों को एक पुराने और बेहतरीन एंग्लो इंडियन रिवाज का सामना करना पड़ता था, यानी उनके सामने पहाड़ी इलाके में प्रचलित करी लंच होता था। ओमान के सुल्तान, जो राजस्थान में पढ़े थे, अरबी से अधिक फर्राटेदार उर्दू बोलते थे। वहीं पूर्वी यमन का हिस्सा बने कुवैती राज्य में सिपाही अब भी हैदराबादी सेना की पुरानी वर्दियों में मार्च करते दिखते। इस एहसास के साथ हैदराबाद से होते हुए दिल्ली का अरब के दक्षिणी तट से संपर्क भी दिख रहा था। अरब का बड़ा हिस्सा भारत का था। ये बात आज भले ही भुला दी गई हो, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप का लगभग 1/3 हिस्सा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अधीन था। अदन से लेकर कुवैत तक अरब में ब्रिटिश संरक्षित जितने भी देश उस समय क्षेत्र या राज्य थे, वो दिल्ली से नियंत्रित होते थे। इन पर भारतीय राजनीतिक सेवा यानी इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के जरिए शासन होता था। इन पर भारतीय सैनिकों की निगाह रहती थी और वो भारत के वायसरॉय के प्रति जवाबदेह थे। इंटरप्रिटेशन एक्ट 1889 के तहत ये सभी संरक्षित देश कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा माने जाते थे। जयपुर की तरह भारत की अर्ध स्वायत्त रियासतों की सूची अंग्रेजी के वर्णक्रम के हिसाब से अबू धाबी से शुरू होती थी। बल्कि वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने तो ये सुझाव दिया था कि ओमान को भी लूस बेलिया या किलात की तरह, जो आज का बलूचिस्तान है, भारत की एक देसी रियासत ही माना जाए। सुदूर पश्चिम में यानी आज के यमन के अदन तक में भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे और ये भारत के सबसे पश्चिमी इलाके के बंदरगाह की तरह इस्तेमाल होता था और ये बॉम्बे प्रांत के प्रशासन का हिस्सा था। जब 1931 में महात्मा गांधी अदन पहुंचे तो उन्हें वहां कई अरबी युवा मिले जो खुद को भारतीय राष्ट्रवादी बताते थे। मगर ब्रिटिश जनता इससे क्यों अनजान थी? अब इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दिलचस्प ये था कि उस समय ब्रिटेन और भारत के बहुत कम नागरिकों को पता था कि ब्रिटिश राज अरब तक फैला हुआ है। भारत के वास्तविक नक्शे जिनमें ये क्षेत्र दिखाए गए थे, गुप्त रूप से छपते थे। सार्वजनिक दस्तावेजों में अरब राज्य नहीं दिखाए जाते थे ताकि ऑटोमन या सऊदी शासन को उकसाने से बचा जा सके। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के एक लेक्चरर ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे कोई ईर्ष्यालु शेख अपनी प्रिय पत्नी को पर्दे में रखता है, वैसे ही ब्रिटिश अधिकारी अरब राज्यों की स्थिति को रहस्य बनाकर रखते थे। 1920 के दशक तक राजनीति की हवा बदलने लगी। भारत के राष्ट्रवादियों ने देश को किसी के साम्राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक जगह के तौर पर देखना शुरू किया जिसकी जड़ें महाभारत के भूगोल में थीं। लंदन ने अच्छा मौका देखा और 1 अप्रैल 1937 को अदन को भारत से अलग कर दिया गया। किंग जॉर्ज छठे की ओर से भेजा गया टेलीग्राम संदेश जोर से पढ़ा गया। अदन पिछले 100 वर्षों से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब मेरे भारतीय साम्राज्य से इसका राजनीतिक संबंध खत्म होगा। अदन अब मेरे औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा होगा। हालांकि खाड़ी क्षेत्र अगले 10 साल तक ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन रहा। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात पर थोड़ा विचार विमर्श किया कि क्या आज़ादी के बाद भारत या पाकिस्तान को फारस की खाड़ी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ब्रिटेन के राजनयिक मिशन के अधिकारी का कहना था कि दिल्ली के अधिकारियों में इस बात पर सहमति थी कि फारस की खाड़ी में भारत की कोई दिलचस्पी नहीं है। खाड़ी में रहने वाले विलियम हे के मुताबिक खाड़ी में रहने वाले अरब लोगों का जिम्मा भारत और पाकिस्तान पर सौंपना बिल्कुल ठीक नहीं होता। 1 अप्रैल 1947 को यानी भारत की आज़ादी से पहले ही दुबई से लेकर कुवैत तक के राज्य, जो कि अब देश बन चुके हैं, भारत से औपचारिक रूप से अलग कर दिए गए। ये सब भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही हो गया। फिर कुछ महीनों के बाद भारत और पाकिस्तान की सैकड़ों रियासतों का संबंधित देशों में विलय शुरू हुआ, लेकिन खाड़ी की अरब रियासतें उस सूची से गायब थीं। बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया और आज 75 साल बाद भी
भारत और खाड़ी देशों में बहुत से लोग नहीं जानते कि यह कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। अगर ये प्रशासनिक निर्णय न लिया गया होता तो शायद आज खाड़ी के तेल समृद्ध देश भारत या पाकिस्तान का हिस्सा होते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश भारत के साथ खाड़ी का संबंध कैसे भुला दिया गया। तो जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत और खाड़ी का शासन एक साथ छोड़ने का प्रस्ताव दिया तो उन्हें चुप करा दिया गया और फिर अगले 24 साल तक ब्रिटेन ने खाड़ी पर अपना शासन बनाए रखा। अरब राज अब भारत के वायसराय को नहीं बल्कि व्हाइट हॉल को रिपोर्ट करता था। खाड़ी मामलों के विद्वान पॉल रिच का कहना है कि ये ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य का अंतिम किला था, जैसे गोवा पुर्तगालियों और पौंडीचेरी फ्रांस का था। लेकिन अब भी यहाँ की आधिकारिक मुद्रा रुपया ही थी। परिवहन का सबसे आसान साधन ब्रिटिश इंडिया शिपिंग लाइन थी और खाड़ी की 30 रियासतें अब भी ब्रिटिश रेसिडेंट्स थीं, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में अपना करियर बनाया था। 1971 में ब्रिटेन ने खाड़ी से आखिरी तौर पर वापसी की। ये वो समय था जब उसने स्वेज के पूरब में अपनी औपनिवेशिक जिम्मेदारियों को छोड़ने का फैसला किया। उसी साल जुलाई में डेविड होल्डन ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वर्णिम युग के बाद पहली बार खाड़ी के चारों ओर के सभी क्षेत्र ब्रिटिश हस्तक्षेप या सुरक्षा के बिना अपनी राह चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह राज का अंतिम बचा टुकड़ा था, जो कुछ सालों से आकर्षक मालूम होता था, लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका है। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद जितने भी राष्ट्रीय नैरेटिव उभरे, उनमें से खाड़ी देशों ने ही सबसे सफलतापूर्वक ब्रिटिश भारत के साथ अतीत के अपने संबंधों को मिटाया। बहरीन से दुबई तक लोग ब्रिटेन के साथ पुराने संबंधों को याद करते हैं, लेकिन ये याद नहीं करते कि उन पर दिल्ली से शासन होता था।